सभी को नमस्कार। आज ये जो वीडियो है ये टोटली एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड बातों को बताने के लिए किया गया है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पावर ग्रिड कंपनी का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए स्टार्ट हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है आपका 22 अक्टूबर 2024 को निकाला गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो लास्ट डेट है 8 नवंबर 2024। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। इस वीडियो को बनाने का हमारा पर्पस है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, पावर ग्रिड में अगर आप जूनियर इंजीनियर की तरह वर्क करना चाहते हो, एक डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर की तरह काम करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इस प्लेसमेंट ड्राइव को ज्वाइन करने के लिए आपको इसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो ऑनलाइन मोड में आपका फिल किया जाएगा। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं। कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने से पहले उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारियाँ या उस कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपके पास में होनी चाहिए। जैसा कि हमारा अभी का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, यहाँ पे जो कंपनी आपकी बताई जा रही है वो पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में रिक्रूटमेंट किया जा रहा है डिप्लोमा ट्रेनी का, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए, साथ में दो पोस्ट और हैं आपके पास, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर F&A एंड असिस्टेंट ट्रेनी F&A। तो इसी को पूरे विस्तृत रूप से हम इसमें देखेंगे, आपका कम से कम समय लेंगे और जितनी ज़रूरी बातें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, मैं उनको आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पावर ग्रिड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एज पर दियर एडवर्टीजमेंट PDF। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो पावर ग्रिड है आपका, ये एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये आपका पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जिसमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ हैं इसमें। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है कि 1,78,195 किलोमीटर की सर्किट्स हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जिसमें आपके 279 सब स्टेशंस हैं। ठीक है, तो ये इंक्लूड करता है ये सारा कुछ। उसके बाद छोटा सा और इंट्रोडक्शन दिया गया कि पावर ग्रिड ऑल्सो ओन्स एंड ऑपरेट्स approximately 1 lakh kilometers of telecom network with point of presence in approx 3000 locations and intra-city network in 500 cities across India. Power Grid, with its strong in-house expertise in various facets of transmission, sub-transmission, distribution and telecom sectors, also offers consultancy services at national and international level. ठीक है, इसके बाद इसके प्रॉफिट के बारे में भी बताया गया है और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, बट अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। देखिए, यहाँ से आपका एडवर्टीजमेंट स्टार्ट होता है। पावर ग्रिड इज लुकिंग फॉर ब्राइट and energetic graduates and diploma holders to join its fold as diploma trainee electrical। देखिए यहाँ पे पोस्ट का नाम क्या बताया जा रहा है, DTE, डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर है। इसका मतलब क्या है, इंजीनियर, और यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनी ई फॉर इलेक्ट्रिकल बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। और सिविल वालों के लिए क्या बोला गया है, इसको DTC, मतलब डिप्लोमा ट्रेनी सिविल। आफ्टर दैट जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR, तो क्या बोला गया है इसको, JOT, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR। फिर बोला गया है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी F&A, तो JOT F&A। इसके बाद है असिस्टेंट ट्रेनी F&A, तो असिस्टेंट ट्रेनी शॉर्ट में लिया गया है F&A।
फॉर इट्स वेरियस ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री along with its subsidiaries and joint ventures। ठीक है, जैसे पावर ग्रिड की कुछ सब्सिडायरीज भी हैं जिसमें उनके 100% मतलब उन्हीं का ही है, बट सब्सिडायरी कंपनी है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उसमें भी आपको पोस्ट दिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग इंडिया में रीजन्स हैं पावर ग्रिड के, प्रोजेक्ट बोल सकते हैं या रीजन बोल सकते हैं, और कौन कौन से स्टेट उसमें इंक्लूड होते हैं वो ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अभी ये जो वीडियो है मैं छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक बना रहा हूँ, तो हम लोग सबसे पहले इसमें छत्तीसगढ़ पार्ट देखते हैं कि किस रीजन में छत्तीसगढ़ आता है। तो आपका जो छत्तीसगढ़ आता है यहाँ पे वेस्टर्न रीजन 1 में आता है, वेस्टर्न रीजन 1 WR1, इसके अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़ आता है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ वाला जो लोकेशन है ये किसके अंतर्गत आ रहा है, वेस्टर्न रीजन 1। ठीक है, रोमन में लिखा है 1। तो इसमें और क्या क्या कौन कौन से स्टेट हैं, तो महाराष्ट्र के कुछ पार्ट हैं, मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट है, गोवा का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे मिला करके आपके वेस्टर्न रीजन 1 को बनाते हैं। अब थोड़े से वैकेंसीज की डिटेल्स देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ पे रीजन वाइज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो CC लिखा हुआ है, ER1 लिखा हुआ है, ER2 लिखा हुआ है ना। तो अलग अलग रीजन में जो वैकेंसीज हैं वो बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारा, जैसे आपका यहाँ पे CC मतलब कॉरपोरेट सेंटर, जो कहाँ है, हरियाणा में रहेगा। ऐसे ही वेस्टर्न रीजन के लिए WR1 लिखा हुआ है, नॉर्दर्न रीजन के लिए NR1 है, फिर यहाँ पे NR2 NR3, इसमें जो जो पार्ट हैं वो दिए हुए हैं। बिहार झारखंड है तो ईस्टर्न रीजन 1, वेस्ट बंगाल सिक्किम के लिए ईस्टर्न रीजन 2। तो ऐसे रीजन वाइज आपके पोस्ट के बाइफर्केशंस हैं कि कहाँ पे क्या वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले रीजन दिया हुआ है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सेकंड में आप देख पाएंगे यहाँ पे दिया हुआ है आपका पोस्ट, पोस्ट का नाम दिया हुआ है, जैसे DTE मतलब डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल DTC, JOT जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR, JOT जूनियर ऑफिसर ट्रेनी F&A। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है। अब ये क्या है, ये पोस्ट ID दी हुई है, जैसे 431 कहाँ के लिए है, कॉरपोरेट सेंटर डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये इसका पोस्ट ID है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज को नहीं बता रहा है। इसके बाद वाला जो कॉलम है टोटल वैकेंसीज देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 14, तो ये किसको बता रहा है, कॉरपोरेट सेंटर के डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के, जिसकी पोस्ट ID क्या है 431, उसमें टोटल वैकेंसीज जो है वो है 14। अब इसमें UR देखेंगे, UR मीन्स अनरिजर्व्ड, 7 सामान्य पद हैं जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसको जनरल भी बोलते हैं। फिर है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, है ना, तो इसमें एक है रिजर्व्ड है। OBC NCL नॉन क्रीमिलेयर OBC, ये 4 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए नहीं है। और एक PWD होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके लिए दिया हुआ है, और किस तरह की डिसेबिलिटी है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट है, और ये एक और पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इसका बाइफर्केशन है, और मैं सभी को नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी स्पेसिफिकली बताऊंगा आपको वेस्टर्न रीजन 1 का। तो देखिए ये आपका वेस्टर्न रीजन 1 है। इस वेस्टर्न रीजन 1 में डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, इसका पोस्ट ID है 441। टोटल जो वैकेंसीज हैं आपकी वो 67 है। इसमें जनरल की वैकेंसीज 32 है, जिसमें 6 है EWS की वैकेंसी, OBC के लिए 13 है, SC के लिए 9 है, और ST के लिए 7 है। ठीक है, और इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 6 और 3। ठीक है, इस तरह से इसको टोटल किया हुआ है। स्टार का सेक्शन है बैकलॉग वैकेंसीज। ठीक है, इसका कोई मतलब ऐसे अलग नहीं है,
ये बैकलॉग वैकेंसीज, पिछली बार जो रिक्रूटमेंट रहा होगा उसमें कोई एक छूट गया होगा, किसी कैटेगरी में कैंडिडेट्स नहीं मिले होंगे, तो वो बैकलॉग वैकेंसीज के अंतर्गत आता है और उसको ऐड ऑन करके नई वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो स्टार का वही मतलब है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं बैकलॉग वैकेंसीज इस तरह से दिया हुआ है। स्टार का मतलब डॉलर है तो क्या है, फिजिकल PWBD बैकलॉग वैकेंसीज। तो अभी यहाँ पे क्या है, स्टार है, स्टार का मतलब समझ गए, बैकलॉग वैकेंसीज है जो यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे आपका मेरे ख्याल से SC कैंडिडेट के लिए है ये। बट अभी मैं ये स्पेसिफिकली बना रहा हूँ डिप्लोमा ट्रेनीज के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए हो सकते हैं या सिविल के लिए हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में वेस्टर्न रीजन 1 में, जिसमें छत्तीसगढ़ आता है, इसके अंतर्गत 67 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपका टोटल 32 अनरिजर्व कैटेगरी का है इलेक्ट्रिकल का, 6 इसमें क्या है EWS का है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 13 OBC NCL के लिए है, 9 SC कैंडिडेट्स के लिए है और 7 जो है ST कैंडिडेट के लिए है और 3 PWD कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे LD लिखा हुआ है ना, HI लिखा हुआ है, ID लिखा हुआ है, इन सब के अपने अलग मतलब है। ये डिफरेंट टाइप के फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को इन शॉर्ट बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 बताया गया ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, और ये 3 जो है ऐसे एक्स सर्विसमैन होंगे जो फिजिकली डिसेबल्ड होंगे, तो उनके लिए अलग से एक और रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। इसकी डिटेल आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है PWBD मीन्स पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, है ना, और XSM मीन्स एक्स सर्विसमैन, और DXSM मीन्स डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ऐसा। तो अगर आप ग्रैंड टोटल देखोगे तो लगभग आपके 802 वैकेंसीज हैं टोटल। इन टोटल जो सभी रीजन्स को मिला के, सभी पोस्ट को मिला के आपका होता है वो लगभग 800 वैकेंसीज है। और अगर आप वेस्टर्न रीजन की बात करें, जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए बात कर रहे हैं, तो टोटल 67 पोस्ट है पावर ग्रिड में इलेक्ट्रिकल के लिए, वो भी रीजन 1 में, जिसमें मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है और छत्तीसगढ़ आता है, गोवा आता है। ठीक है, अब इसमें जनरल के पोस्ट हैं 32, OBC का 13 है, SC का 9 है, ST का 7 है। बाकी ब्रॉड मैंने बता दिया कि किस तरह से है। चलिए आगे देखेंगे। ये जो हम बात कर रहे थे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की, सब कैटेगरीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करी गई है। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स हैं, बाकी अभी हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। फुल फॉर्म्स देखने हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरीज के, जैसे VI है तो विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, B मीन्स ब्लाइंड होता है, LV मीन्स लो विज़न है। मतलब कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे है, जो रिलेटेड पर्सन्स है वो इसको देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि भाई इसमें अप्लाई करना है तो हमारे पास क्या क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए, कितने परसेंटेज वगैरह हमारे पास में होने चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, और अगर आपके परसेंटेज नहीं है तो क्या रिजर्व कैंडिडेट के लिए कुछ कम परसेंटेज क्राइटेरिया है, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, और सबसे पहले आपका सीरियल नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है, सेकंड नंबर पे आपके पोस्ट का नेम है, और थर्ड नंबर पे आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिसमें एक हैश मार्क भी दिया हुआ है। तो हैश मार्क का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ, यहाँ पे इसका मतलब है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कैंडिडेट शुड नॉट पॉसेस। ठीक है, जिसके पास वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या बता दिया है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जब आप अप्लाई कर रहे हो, और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जब आप ज्वाइन करोगे, दोनों ही को कंसिडर किया, एंड लिखा है ना कि और, है ना, एंड है, या तो एप्लीकेशन के टाइम हो या ज्वाइनिंग के टाइम, दोनों ही केस में कैंडिडेट के पास BTech, BE, MTech, ME इस तरह की हायर डिग्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल या सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह की कोई भी डिग्री यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मतलब
अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा किया है, इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आप डिप्लोमा है और आपने बीटेक कर लिया है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहे हैं? कि अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या किया हुआ होना चाहिए? डिप्लोमा ही पास किया हुआ होना चाहिए। कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया भी है, वो हम आगे बताएंगे। तो ये है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल, दैट मीन्स डीटीई और डीटीसी के लिए है। इसके बाद आपका जेओटी एचआर और जेओटी एफ एंड ए के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को अलाउ नहीं किया है, या हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, उसको अलाउ नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लेना, ये फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा किए हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर दिए और इसमें आप एग्ज़ाम दिलाइए, इसकी प्रिपरेशन करिए। और अगर आप आगे की हायर क्वालिफिकेशंस कर लिए हैं तो आपको इसको नहीं दिलाना चाहिए, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो DTE मीन्स होता है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। इसके लिए आपके पास फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा ये होना चाहिए। आपके रेलेवेंट ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए डिप्लोमा, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर में हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, या फिर पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में हो सकता है, या फिर पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में हो सकता है। ठीक है, और अगर आप जनरल OBC NCL या EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम 70% मार्क्स होना ज़रूरी है। जो आपका एग्रीगेट होता है या आपका जो डिग्री परसेंटेज होता है, जैसे अलग अलग सेमेस्टर के अलग अलग परसेंटेज होंगे, लेकिन एक लास्ट में बनता है, इसको एग्रीगेट बोलते हैं, सभी सेमेस्टर्स का एवरेज होता है। तो वो परसेंटेज आपका 70% मिनिमम होना ही चाहिए, अगर आप OBC से हैं, अगर आप जनरल से हैं, या EWS से हैं। लेकिन अगर आप SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं, या पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, तो आपको सिर्फ पास होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। आपका बस पासिंग मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया वो है। ठीक, सेम आपके लिए सिविल के लिए भी है, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल। इसमें जो ब्रांच है वो सिर्फ सिविल ही है, सिविल के अलावा और दूसरा कोई ब्रांच इसमें नहीं दिया है। जैसे इलेक्ट्रिकल में 3-4 नाम दिए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ सिविल है। तो वो कैंडिडेट्स का भी परसेंटेज वगैरह क्राइटेरिया वही है, और इसमें भी आपका कोई बीटेक एमटेक ME वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट होंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे एज लिमिट क्या दिया हुआ है ना। एज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर एक डेट दी गई है 12/11/2024। तो 12 नवंबर 2024 के डेट से आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें आपकी एज 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 27 साल तक है, किस डेट को? 12 नवंबर 2024 को अगर आपका जो एज है वो 27 साल या उससे कम है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपकी एज 27 साल से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये एज लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने पहले देखा पोस्ट वैकेंसीज कितनी है, रीजन क्या है। दूसरा हमने देखा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा एज लिमिट, अपर एज लिमिट क्या है। इसके बाद देखते हैं पे स्केल और डेजिग्नेशन। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका पोस्ट क्या होगा, डेजिग्नेशन क्या होगा, और आपको तनख्वाह कितनी मिल सकती है। सो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. Their pay during training and on successful completion of training is given below. ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपका जो पे होगा, मतलब जो आपको सैलरी मिलेगी वो अलग होगी। जब आप कंप्लीट कर लेंगे ट्रेनिंग तब जो सैलरी मिलेगी वो ज़्यादा होगी, अलग होगी। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ DTE, DTC, JOT एंड JOT, इनके लिए बताया जा रहा है द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट होंगे will be placed in the pay scale of 24,000, 3%,
1,08,000 IDA। इंडस्ट्रीज जो PSUs होती हैं, इंटरप्राइज होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें IDA स्केल चलता है, ठीक है। तो IDA स्केल पे आपका एक लेवल होता है S0। तो S0 लेवल में जो बेसिक है आपका 24,000 का है। ये 24,000 का बेसिक IDA, HRA एंड जो पर्क्स है, जैसे पर्क्स मतलब 12% ऑफ बेसिक पे, ये सब आपको कब मिलेगा? ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है। जैसे ही आप सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेंगे, सक्सेसफुली आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, द कैंडिडेट्स विल बी एब्जॉर्ब्ड एज जूनियर इंजीनियर। उसके बाद आपका जो पदनाम हो जाएगा वो हो जाएगा जूनियर इंजीनियर, और उसमें भी ग्रेड 4 लिखाएगा, ठीक है, जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4, ठीक है। और आपका जो लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा S1, और आपका जो बेसिक हो जाएगा वो 24,000 से बढ़ के हो जाएगा 25,000, और आपका जो पे बैंड होगा IDA स्केल में ये हो जाएगा 25,000 से 1,17,500 के बीच, ठीक। और आपका एक एनुअल CTC जो हो जाएगा वो लगभग 11.9 लाख रुपए CTC आपका बन जाएगा, कॉस्ट टू कंपनी। बट ये एक्चुअल सैलरी नहीं है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, वो डिफरेंट कैलकुलेशन होता है, उसको हमने अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया है, जस्ट एक बेसिक सा आइडिया आपको दिया है हमने। ऑन रेगुलराइजेशन कंपनसेशन पैकेज शैल इंक्लूड, क्या क्या होगा उसमें? बेसिक पे होता है, DA होता है ना, परक्यूसाइट्स होगा आपका, अलाउंसेस होंगे जैसे कैफेटेरिया अप्रोच, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे PRP होता है, कंपनी क्वार्टर्स मिलेंगे या तो HRA मिल जाएगा, रिम्बर्समेंट ऑफ कन्वेंस एक्सपेंडिचर, आने जाने का जो खर्चा है आपका, मोबाइल, लैपटॉप, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, पेंशन, लीव इनकेसमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एट्सेट्रा, ये सब आपको उसमें मिलेगा। फिर कॉरपोरेशन ऑल्सो ऑफर्स एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ लाइक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह आप ले सकते हैं, एडवांसेस इंक्लूडिंग हाउस बिल्डिंग के लिए एडवांस ले सकते हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके डिपेंडेंट्स और आपके खुद के लिए मिलेगी, ठीक है। तो जो भी टाइम टू टाइम आपकी पॉलिसीज़ आती हैं पावर ग्रिड की, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड फिल करना होता है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन ट्रेनिंग will be required to execute a service agreement bond of amount given below for serving the corporation for a minimum period of 3 years after completion of training successfully for the post of DTE। क्या मिलेगा आपको, क्या इसमें करना है? अगर आप OBC, जनरल और EWS कैंडिडेट हैं तो आप ज्वाइन करने से पहले आप एक बॉन्ड साइन करते हैं 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप 3 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं, ठीक है, मान लो आप किसी कारण से छोड़ रहे हो, तो आपको ये 2.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। और अगर आप छोड़ते नहीं हो, 3 साल की ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको ये पैसा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप जनरल, OBC या EWS कैंडिडेट हो, बट अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको कोई भी फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। तो ये सारा कुछ डिटेल था। अब इसमें एज रिलैक्सेशन है, जैसे अगर आप OBC के हो तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, PWD कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का मिलता है ना, एक्स सर्विसमैन का भी है 3 इयर्स का। तो ये सब है, रिजर्वेशंस है, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें। अब तो ये तो समझ गए हम लोग कि सर क्या क्या इसमें आएगा, है ना, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और किस तरह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ये भी हमने देखा। कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ है, कौन कौन से रीजन में वैकेंसीज़ हैं, ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब मान लो आप फॉर्म वगैरह सब फिल कर लेते हो, अब बात आती है प्रिपरेशन की कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से आपको चेक करता है, किस तरह से इनका सिलेक्शन प्रोसेस है पावर ग्रिड का, है ना, आपके पोस्ट के लिए। तो वो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा।
So the selection process shall consist of written test, written test को ही बोला जा रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मीन CBT, कंप्यूटर स्किल टेस्ट CST एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो आपका पोस्ट है उसमें आपका रिटन टेस्ट है, उसी को CBT बोल रहा है, इसी का 100% वेटेज है। अगर आप इसको पास कर लेते हो तो सिर्फ आपका क्या बचा, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, सिर्फ मेडिकल एग्जामिनेशन एक बचेगा और आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि रिटन टेस्ट जो है वो किस तरह से होगा। एडमिशन टू द रिटन टेस्ट विल बी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड and original ID proof. Candidates have to download their admit card through our application portal. Admit card will not be sent by post. तो यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आप फॉर्म फिल करते हो और इस रिटन एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो, तो अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको इसके जो डेट्स हैं उस पर जा कर के एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। जब ये आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और एडमिट कार्ड के साथ आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर के अपने सेंटर्स पे जाना होगा और वहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा। अब बात कर लेते हैं जो CBT होगा, जो रिटन टेस्ट है वो कितने घंटे का होगा। तो यहाँ पे 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें PWD के कैंडिडेट्स होंगे उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, बट बाकी कैंडिडेट्स को 2 घंटे ही मिलेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, किस किस सब्जेक्ट से होंगे, ये यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन का टाइप है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन में 4 आंसर ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक ही सही होगा, तो आपको वो टिक करना है। इसमें टोटल 2 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं TKT या PKT बोलते हैं। इसको बोला जाता है TKT मतलब टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, ठीक है, और PKT का मतलब होता है प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट। तो इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए इसको TKT बोलेंगे और इसी को PKT बोलेंगे JOT पोस्ट वालों के लिए। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के होंगे। मतलब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ये तो हो गया पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे आपके 50 क्वेश्चंस हैं और इसको बोला जाता है AT, इट मीन्स एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में होंगे। इसके अंदर क्या होगा, तो इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश वोकेबुलरी के, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होगा इसके अंदर, रीजनिंग एबिलिटी भी होगा, डेटा सफिशिएंसी भी होगा, इंटरप्रिटेशन भी होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये जो 2 पार्ट है ये मिलकर के बनाते हैं टोटल 170 क्वेश्चंस। अब इसमें बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स का होगा हर क्वेश्चन और कितना निगेटिव मार्किंग होगा। तो हर क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा आपको अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं, और दूसरा जो इसमें अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं या एक से ज़्यादा आंसर कर देते हैं तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग हो जाएगा 1/4, मतलब 0.25 का। तो ये हो गया आपका रिजर्वेशन वाला पार्ट, सॉरी टेस्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स है कि कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको चाहिए। तो है ना, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे अनरिजर्व्ड वैकेंसीज लिखा हुआ है, मतलब इसमें आ जाते हैं जनरल वाले जिसको हम UR भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व्ड वैकेंसी वाले हैं या EWS वाले हैं तो यहाँ पे मिनिमम 30% आपको हर सेक्शन में लाना जरूरी है। पार्ट 1 में जो 120 क्वेश्चन का पार्ट 1 था और पार्ट 2 जो 50 क्वेश्चन का पार्ट 2 था, तो इसमें 30% मार्क्स आपके आने ही चाहिए। जैसे ये 120 मार्क्स का हो गया तो इसका 30% कितना हो गया, बताओ कितना हो जाएगा। इसका 30% हो जाएगा 36 मार्क्स आना ही चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, सिलेक्शन नहीं क्वालिफाइंग।
50 है तो 50 का 30% बताइए, है ना, 15 मार्क्स। ये सेपरेटली आना चाहिए दोनों पार्ट में अलग अलग, इतना मिनिमम होना ही चाहिए। और अगर दोनों का मिला दें तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। जैसे 170 का 40% कितना हो जाएगा, तो 17 चौक निकाल लीजिए, 17 तिया 51, 17 चौक कितना हो जाएगा, 51 प्लस 17, ये हो गया 8 और ये हो गया 6, 17 चौक 68। ठीक है, 68 मार्क्स आपके मिनिमम होने ही चाहिए टोटल एग्रीगेट में। और पार्ट वाइज भी अलग अलग मैंने बता दिया। तो जो टोटल मार्क्स है आपके 170 हैं, 170 में मिनिमम एग्रीगेट बता रहा हूँ क्वालिफाइंग आपका 68 होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा ही आना चाहिए, तभी आप इसमें आपको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें आती है कि अगर आप 30% पार्ट वन पार्ट टू में, जैसे आपका 120 नंबर का पार्ट वन है तो 120 में आपको मिनिमम 36 लाना ही लाना है। फिर आपका सेकंड पार्ट है 50 मार्क्स का, तो इसमें आपको 15 मार्क्स लेके ही आने हैं, कंपलसरी है वो लाना। ठीक है, और ओवरऑल जो लाने हैं वो 68 लाने हैं आपको, जैसा कि यहाँ लिखा है उससे समझ में आ रहा है। 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, किसका, 170 का। क्लियर है। अगर आप रिजर्व्ड वैकेंसीज वाले हैं, मतलब अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, तो आपके लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो 25% है पार्ट वाइज, और एग्रीगेट में देखें तो 30% है। तो इस तरह से आपको ये डिटेलिंग मैंने बता दी है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट ऑन मेरिट एज पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया shall be called for next stage of selection in the ratio for vacancies advertised। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इस रेशियो में बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा ट्रेनी इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल हैं, तो आपको 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा। ठीक है, वैकेंसीज अप टू 3 और 15 फॉर वैकेंसीज अप टू 4। अगर 3 वैकेंसीज हैं तो 1:5 के उसमें बुलाया जाएगा आपको, और अगर 4 वैकेंसीज है तो 15 लोगों को कॉल किया जाएगा टॉप से, मेरिट से। और अगर वैकेंसीज 5 या उससे ज़्यादा है तो 1:3 में बुलाया जाएगा। जैसे 5 वैकेंसीज है तो कितने लोग को बुलाएंगे, 15 लोग को बुला लेंगे, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट मेंशन्ड अबव may change as per availability of suitable candidates at cut off marks। ठीक, तो ये कुछ डिटेल्स थे आपके लिए जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बाकी कुछ हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, वो आप लोग यहाँ पे इस वेबसाइट पर जा कर के प्रॉपरली चेक कर सकते हो कि आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। अब इसके अंदर है टेस्ट सेंटर्स हैं। जैसे आप लोग छत्तीसगढ़ के हैं तो वेस्टर्न रीजन 1 में आप देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पे जाके देना है। तो ये आपका रायपुर में जगह है, रायपुर में आप जा कर के सेंटर्स मिलेंगे आपको, वहाँ पे जा कर के आप सीबीटी देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो आपका जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो उसमें सेंटर का डिटेल दिया होगा, उसका एड्रेस, उसका नाम, तो वो प्रॉपरली आप देख सकते हैं। ये हाउ टू अप्लाई सेक्शन है, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन या अप्लाई नहीं किया इसमें, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस इंस्ट्रक्शन को रीड करते हुए आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक मिनिमम एज भी है, जैसे 18 इयर्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ कंडीशंस है इसमें दिया हुआ है, वो आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मेनली जो बात थी वो मैंने बता दी यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने शायद डेट गलत बोल दिया था स्टार्टिंग में, वो आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ओपनिंग डेट जो है वो है 22 अक्टूबर, और जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन सबमिशन और पेमेंट का वो 12 नवंबर है। ठीक है, 12 नवंबर को रात 12 बजे आपका ऑफ हो जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब बाकी एग्ज़ाम का डेट क्या होगा, है ना, ये सब वेबसाइट में अलग से बताया जाएगा आपको। एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, ये सारी चीज़ें, है ना।
अब इसका जो सिलेबस है वो अपन अलग से देंगे, आपको बताएंगे। बाकी एसएससी जेई का आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है, ज़्यादा अंतर उसमें नहीं है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, ये पूरा डिटेल जो मैंने आपको दिया, और आप प्रिपरेशन भी अच्छे से करेंगे। ठीक है। आपको कोई भी चीज़ है, अगर दिमाग में कोई डाउट है या कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं इसको ऑनलाइन अप्लाई करने में, है ना, तो बिल्कुल कमेंट में बताएं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड, या इसके टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है अच्छी लगी हो, और इसी तरह के जो भी नए रिक्रूटमेंट्स आते हैं, अगर उसके भी आप वीडियोस इस तरह के चाहते हैं कि डिटेल्ड बता के कोई बता दे आपको अच्छे तरीके से, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।